रक्षक का हो डरना। मैं किला हूं। प्राचीन काल की स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना। मेरी सुंदरता और सुरक्षा व्यवस्था की परिकल्पना उत्कृष्ट और अद्वितीय है। मेरा प्राकृतिक सौंदर्य अति मनोरम है। अपनी मूल संरचना के अवशेषों को इतने बरस बाद भी मैंने अपने अंतस में आज भी संजोए रखा है। विंध्य की गगनचुंबी पहाड़ियों की ओर उन्मुख मेरी प्राचीर ने 2000 फीट का कद बनाया है, तो वसुंधरा के आंचल में 395 एकड़ के विशाल भूक्षेत्र को अपने विस्तार में समाया है। मेरे किनारे पर बनी झील बरबसी सभी का मन मोह लेती है। ये झील कोई साधारण झील नहीं, अपितु जनहित एवं परोपकार के लिए समर्पण की एक मिसाल है। इसके पीछे की किंवदंती आश्चर्यकारी एवं बलिदान की प्रतीक है। ये बात 18वीं शताब्दी की है, जब व्यापारी लाखा बंजारा ने सागर की प्यास बुझाने के लिए झील का निर्माण करवाया। लेकिन बहुत खुदाई के बाद भी इसमें पानी नहीं आया। तब किसी अनजाने संकेत के मिलने पर इन्होंने अपनी बेटी और होने वाले जमाता की बलि दी थी। बलि देते ही सरोवर जलमग्न हो गया था तथा इससे सागर की जलपूर्ति की समस्या बहुत हद तक हल हो गई थी। मैं किला हूं। सदन शाह दांगी ने इस भूतल को अपने अधिकार में लिया था तथा 1660 में दांगी राजा उदन शाह के मनोरथ ने मुझे अस्तित्व में लाया। मैंने राजघराने को बहुत सजाया, संवारा और समृद्ध बनाया। रानी महल की छटा तो निराली ही थी। काल का चक्र आगे बढ़ा और 18वीं शताब्दी में मैं कुरवाई नवाब के आधिपत्य में आ गया। काल के पहियों ने मुझे अनेक वैभव पराभव के दर्शन करवाए। स्वयं आगे बढ़ता चला गया। 1735 में मैंने बाजीराव प्रथम पेशवा के प्रतिनिधि सूबेदार श्री गोविंद राव पंडित मराठा सरदार को आश्रय प्रदान किया था, जिन्होंने मुझे अपनी जरूरतों के अनुरूप पुनः संवारा था। लेकिन काल के हाथ बहुत लंबे होते हैं जनाब। काल चक्र का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि राजा रजवाड़ों का प्रकाश मंद पड़ने लगा। वर्ष 1818 में अंग्रेजों ने मुझ पर कब्जा कर लिया। मेरी सुरक्षा वैसे भी बहुत मजबूत थी, फिर भी अंग्रेजों के द्वारा मेरे चारों ओर 20 से 40 फीट ऊंचे 20 टावर बनवाए गए तथा उन्हें मेरी प्राचीर से जोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, वर्ष 1820 में मेरे ही प्रांगण में टकसाल बनाई गई, जिसे बाद में कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। अंग्रेजों द्वारा जेल और कचहरी के रूप में मेरा उपयोग करना शुरू कर दिया। राजवंशों की खुशहाली की जगह मुझ में कैदियों की चीखें गूंजने लगीं। प्रजा संरक्षण की जगह
जन समुदाय पर किए जाने वाले अत्याचारों का मैं मूक साक्षी बना। मेरी अंतरात्मा सिसकने लगी। फिर मैंने सन 1857 की वो गदर देखी जिसने अंग्रेजों से नाकों चने चबवाए। मेरी छाती उस समय छलनी हो गई जब मेरे देश के ही जांबाजों को मेरे ही परिसर में फांसी पर लटकाया गया और उनकी निश्वास देह को मैंने अपनी गोद में समेटा। अतीत की ऐसी ही अनेक गाथाएं, अनेक घटनाएं मेरी प्राचीर में समाई हुई हैं। काल चक्र आगे बढ़ा और 1905 में मुझे पुलिस को सौंप दिया गया तथा 1906 में मेरे प्रांगण में पुलिस प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रारंभ भी हो गया। प्रशिक्षण की अनुकूलता के लिए मुझ में फिर से परिवर्तन और परिवर्धन किए गए। मेरी प्राचीर से लगे हुए सरोवर का भी प्रशिक्षण के लिए सक्रिय उपयोग किया गया। प्रशिक्षण एक पावन कर्म है जिसके लिए मुझे चुना गया था, लेकिन मेरी आत्मा तो पराधीनता की चुभन ही सह रही थी, क्योंकि ये अंग्रेजों का कुचक्र था कि मेरे देश के नौनिहालों को पुलिस के रूप में प्रशिक्षित किया जाए तथा फिर मेरे ही देश के लोगों पर अत्याचार करने के लिए उनका उपयोग किया जाए। ये सब करके मेरी आत्मा को बेरहमी से कुचला जा रहा था। मूक दर्शक बनकर मैं अनेक सोपानों को पार करता चला गया। फिर वर्ष 1936 में मेरे कद को बढ़ाकर मुझे पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का ओहदा दिया गया। अब मेरे इस प्रांगण में मध्य प्रांत और बरार के पुलिस कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जाने लगा। मेरे देश के जवानों के पसीनों से मेरी मिट्टी तो सन रही थी, लेकिन उनके श्रम का दोहन अंग्रेजों के द्वारा अपने फायदे के लिए किया जा रहा था। एक तरफ अंग्रेजों की बर्बरता बढ़ रही थी तो दूसरी ओर मेरे देश के जांबाजों के हृदय में स्वाधीनता की ज्वाला सुलगने लगी थी। कहते हैं ना कि रात जब गहराती है तो समझो सवेरा नजदीक ही होता है। और फिर वो दिन आ ही गया जब मेरे देश ने आजाद हवाओं में सांस ली। मेरा कण कण प्रफुल्लित हो गया। अपने वीर जवानों की शहादत पर मेरा रोम रोम रो रहा था, परंतु 15 अगस्त 1947 की वो तिथि अमर हो गई और इस पल को मेरे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया गया। अब मेरे प्रांगण में प्रशिक्षित होने वाले जवानों को मैंने अपने अंक में भर लिया। दिल से दुआएं दी, क्योंकि अब मेरे देश के जवानों का स्वेद और श्रम उनकी मातृभूमि की स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखने में लगने वाला है। मेरी प्राचीर की एक एक ईंट मेरे प्रवेश द्वार के अंदर आते जवानों को देख रोमांचित हो उठी। वर्षों का इंतजार अब पूरा हो गया था। प्रशिक्षण उपरांत समाज और देश की सेवा में उठे मेरे जवानों के पहले कदम से ही मैंने अपने आशीषों से भर दिया। मैं वही किला हूं, लेकिन अब पुलिस जवानों ने अपने श्रम और साधना से मुझे पुनः अपनी जरूरतों के अनुसार नया स्वरूप देना शुरू किया। 1967 में श्रमदान द्वारा मेरे द्वार का नवनिर्माण किया गया। मैं किला हूं। मेरे आंगन में समय समय पर अनेक महान हस्तियों का पदार्पण हुआ है। 1937 में मेरी प्राचीर के अंदर ही कॉमन रूम और लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण कराया गया और इसका उद्घाटन माननीय ई राघवेंद्र, होम मेंबर ऑफ सेंट्रल प्रोविडेंस गवर्नमेंट द्वारा किया गया। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि 1952 में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का इस प्रांगण में प्रवास हुआ तथा
प्रधानमंत्री जी ने दीक्षांत परेड की सलामी ली। मेरा हृदय ये सोचकर गदगद हो गया कि आज देश के वीर जवानों के पसीनों से सिंचित इस परेड मैदान को माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य मिला। और इसके बाद से ही मुझ में संचालित पुलिस प्रशिक्षण संस्था का नाम जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी रखने की कवायद शुरू हो गई। 300 साल पुराने किले में चल रही जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी JNPA के संग्रहालय में मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास, अपराधों के इतिहास, पुराने हथियारों, अंग्रेजों के समय की राइफलें, पुलिस बैज, आदिवासियों के हथियार और प्रशिक्षण से जुड़ी चीजें हैं, जिसमें पंडित नेहरू के दौरे से जुड़ी यादें और उनके हाथ पैरों के निशान भी शामिल हैं, जो इसे पुलिसिंग और अपराध के इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं। संग्रहालय में मुख्य रूप से ये सामग्रियां हैं: ऐतिहासिक वस्तुएं, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के पहले प्रिंसिपल की लकड़ी की कुर्सी और पंडित नेहरू के 1952 के दौरे से जुड़ी यादगार चीजें, पुलिस और अपराध का इतिहास। मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास और राज्य में हुए विभिन्न अपराधों का विस्तृत इतिहास। शस्त्र संग्रह, अंग्रेजों के जमाने की राइफलों से लेकर आधुनिक हथियारों तक, चोरी और डकैती में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के हथियार, बैज और प्रतीक, पुराने ब्रिटिश युग के पुलिस बैज और वर्तमान समय के बैज, आदिवासी हथियार, पंडित नेहरू से जुड़ी यादें। यह संग्रहालय पुलिसिंग के विकास और अपराधों के बदलते स्वरूप को दर्शाता है, साथ ही स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के दौर की पुलिस व्यवस्था को समझने का अवसर देता है। पुलिस विद्यालय के रूप में शुरू हुए पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का कद धीरे धीरे उत्कृष्ट होकर 1986 में अकादमी स्तर तक पहुंच गया। समय शने शने आगे बढ़ता गया और मैं अपने उत्थान को देखकर आनंदित होता गया। प्रशिक्षण से जुड़ते नए आयाम। 1906 में जब पुलिस प्रशिक्षण को प्रारंभ किया गया था, तब अंग्रेजों ने अपने आदेशों के पालन करने को ही प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु रखा था। फिर प्रशिक्षण में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित किया गया, जिससे अपराध अनुसंधान एवं अपराधों की रोकथाम में प्रशिक्षण की उपयोगिता बढ़ गई। 1911 में स्क्वाड ड्रिल को प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया गया। 1912 में फुटप्रिंट एवं फिंगरप्रिंट का अनुसंधान में महत्व। 1913 में फर्स्ट एड एवं एम्बुलेंस ड्रिल। 1930 में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने तथा जन सामान्य की जीवन रक्षा के लिए तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाना शुरू किया गया। 1945 में वेपन ट्रेनिंग एवं मस्केटरी, राइफल हैंडलिंग एवं फायर ऑर्डर, मैप रीडिंग एवं ड्राइंग, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, साइंटिफिक एड टू इन्वेस्टिगेशन, बैलिस्टिक स्पेशल ब्रांच वर्क, ट्रैफिक कंट्रोल, एक्सप्लोसिव फोटोग्राफी, फुटप्रिंट कास्टिंग आदि। 1956 में आदर्श पुलिस थानों की स्थापना की गई। 1958 साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। 1965 पुलिस अधिकारियों को सागर विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का कोर्स शुरू किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात देश अनेक मुश्किलों का सामना कर रहा था। कई सामाजिक कुरीतियां पैर फैला रही थीं। अनेक नकारात्मकताएं हमारे बीच घर बना रही थीं तथा इन सब के बीच अपराध की दर
बढ़ती जा रही थी। जमाना तेजी से बदल रहा था, अतः नागरिकों के स्वतंत्रता, समानता एवं संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व भी अब पुलिस पर ही था। विज्ञान और तकनीक में नई नई विधाएं खोजी जा रही थी, अतः पुलिस जवानों के प्रशिक्षण तरीकों में भी आवश्यक परिवर्तन लाए गए। नई तकनीकियों ने प्रशिक्षण को एक नया ही रूप दे दिया। व्यावसायिक दक्षताएं विकसित करने के लिए जवानों को नए नए गुण सिखाए जाने लगे। मैंने देखा अब केवल किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता, बल्कि प्रायोगिक प्रशिक्षण अर्थात पुलिसिंग का व्यवहारिक अभ्यास कराया जाने लगा। CCTNS, कंप्यूटर फायरिंग सिमुलेटर, वाहन सिमुलेटर, शारीरिक दक्षता के लिए जिम्नेजियम, आपदा प्रबंधन के लिए तैराकी, नौका चालन, काल्पनिक घटना स्थल का निर्माण कर FIR से लेकर अनुसंधान तक की पूरी प्रक्रिया का अभ्यास। अनुसंधान में वैज्ञानिकता लाने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की विभिन्न शाखाओं का ज्ञान, अपराध शास्त्र, मानव व्यवहार एवं प्रबंधन आदि सभी विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। समाज और पुलिस के बीच सकारात्मक संबंध बने। जनसामान्य पुलिस को अपना रक्षक, अपना सहयोगी समझे तथा पुलिस की संवेदनशीलता के साथ अपना कार्य करे। इसके लिए कैरेक्टर बिल्डिंग, नेतृत्व क्षमता, मानव व्यवहार, व्यक्तित्व विकास आदि विषयों की व्यवहारिकता पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। ये सब देखकर मैं बहुत हर्षित हुआ, क्योंकि ये सब कुछ मेरे देश की शांति और समृद्धता के लिए तथा देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मेरा योगदान ही तो है। धीरे धीरे पुलिस प्रशिक्षण को और समृद्ध तथा उत्कृष्ट बनाया गया। पुलिस प्रशिक्षण में आधुनिक विज्ञान और तकनीक को प्रमुखता दी गई। प्रशिक्षण में दृश्य श्रव्य संसाधनों का उपयोग कर विषय वस्तु को अधिक बोधगम्य बनाया जाने लगा। पूरे देश में घटित होने वाली घटनाओं तथा उन पर नियंत्रण की तकनीक, परिस्थितियों का प्रबंधन आदि का व्यवहारिक प्रशिक्षण यहाँ बैठे बैठे ही प्रशिक्षुओं को सुलभता से दृश्यमान किया जाने लगा। ये मेरे लिए तो घोर आश्चर्य की बात ही थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुदूर कार्यरत अधिकारियों से सीधी चर्चा की जानी भी अब संभव हो सकी। प्रशिक्षण में प्रशिक्षण संचालनालय भोपाल, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अपराध शास्त्र विभाग, समाज शास्त्र विभाग, जिला बार काउंसिल के अधिवक्ता गण, माननीय न्यायाधीश महोदय, जिला पुलिस बल, विशेष शाखा, मानव व्यवहार एवं प्रबंधन विभाग, मानव अधिकार आदि संस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से पुलिस प्रशिक्षण से जोड़ा गया। पुलिसिंग के व्यवहारिक ज्ञान एवं व्यावसायिक दक्षता के लिए संस्थागत प्रशिक्षण में जिले के व्यवहारिक प्रशिक्षण का अवसर दिया जाने लगा। ये मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि मेरी ही मिट्टी में खेल कूद कर, परेड एवं पढ़ाई कर नौजवानों ने अपने कर्तव्य पथ पर उच्च कीर्तिमान स्थापित किए, जिससे मध्य प्रदेश पुलिस का नाम प्रथम पंक्ति में रखा गया। मध्य प्रदेश में ये उन्नति यूं ही नहीं आई, बल्कि इसका आधार था वर्ष 1975 में गौरे कमेटी द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम। इसके बाद समय की अपेक्षाओं को देखते हुए PPRND द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण कर उस पाठ्यक्रम को ही पुलिस प्रशिक्षण का आधार बनाया गया। इन सभी गुणात्मक परिवर्तनों का मैं साक्षी बना। वर्तमान में वर्ष 1995 में पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पुनः नया रूप दिया है, ताकि प्रशिक्षण को अद्यतन बनाया जा सके। आज तो प्रशिक्षु अधिकारियों को वर्कशॉप, सेमिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विशेषज्ञों को सुनना, समझना और उनसे सीखना अत्यंत सुलभ हो गया है। आज आप जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी के रूप में जिस प्रशिक्षण संस्था को जानते हैं, उसकी स्थापना वर्ष 1906 में
एक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में की गई थी। वर्ष 1936 में इस संस्था को महाविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया तथा वर्ष 1986 में संस्था को अकादमी का दर्जा प्रदान किया गया। मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि मुझ में स्थापित प्रशिक्षण संस्था में न केवल पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया बल्कि अन्य विभागों के वर्दीधारी अधिकारियों जैसे आबकारी विभाग, वन विभाग, विधानसभा मार्शल, परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, अभियोजन विभाग, डिप्टी कलेक्टर्स, नायब तहसीलदार, स्टेनो, एएसआई आदि को भी प्रशिक्षित किया गया है। बुनियादी प्रशिक्षण के साथ साथ मेरे प्रांगण में विभिन्न सेवारत प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे विभागीय जांच प्रक्रिया कोर्स, वर्टिकल इंटरैक्शन कोर्स, प्रेरक प्रशिक्षण कोर्स, पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण कोर्स, निरीक्षण से उप पुलिस अधीक्षक, उप निरीक्षक से निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक, पुलिस एवं बाल अपराध कोर्स, मानव अधिकार कोर्स, विवेचना संबंधी कोर्स, आर्थिक अपराध विवेचना कोर्स, पर्सनल स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स, तनाव प्रबंधन कोर्स, थाना प्रबंधन कोर्स, इंडक्शन कोर्स, आरक्षक एवं ट्रेड आरक्षक, BPRND द्वारा प्रायोजित कोर्स, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की विवेचना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस द्वारा प्रायोजित कोर्स, सोशल डिफेंस इश्यूज फॉर पुलिस फंक्शनरीज, TOT ऑन ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन फॉर पुलिस फंक्शनरीज, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर पुलिस फंक्शनरीज, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन फॉर पुलिस फंक्शनरीज, मर्ग प्रकरणों में PM रिपोर्ट, पॉइजन केसेस में विसरा जब्ती आदि का प्रशिक्षण एवं विवेचना में महत्व, संवेदनशील एवं गंभीर प्रकरणों में उत्कृष्ट विवेचना तथा विवेचना में होने वाली त्रुटियां, पुलिस एवं अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय, एविडेंस कलेक्शन इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रैफिकिंग वल्नरेबल एरिया, मादक पदार्थों की पहचान एवं NDPS एक्ट के अंतर्गत वित्तीय अनुसंधान आदि। संस्था की क्रमोन्नति के साथ ही इस संस्था के प्रभारी का पद भी उत्कृष्ट होता चला गया। 1955 तक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को मेरी कमान सौंपी जाती थी। ये अधिकारी IP अर्थात इंपीरियल पुलिस हुआ करते थे। 1956 से 1971 तक मेरी कमान भारतीय पुलिस कैडर के अधिकारियों के हाथ में सौंप दी गई। 1972 से 1986 तक पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों ने प्रशिक्षण संस्था के संचालन की जिम्मेदारी निभाई। 1987 से 2007 तक पुलिस महानिरीक्षक स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने संस्था के निदेशक पद को सुशोभित किया। 2008 से 2012 तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों ने संस्था में पदासीन होकर प्रशिक्षण गतिविधियों को दिशा निर्देश दिए। 2013 में पुलिस के वरिष्ठतम पद विशेष पुलिस महानिदेशक पद पर आसीन अधिकारी ने पुलिस अकादमी के निदेशक के पद पर रहकर प्रशिक्षण को गति प्रदान की। कहते हैं ना कि बच्चा कितना भी उम्रदराज हो जाए लेकिन माँ के लिए तो बच्चा ही होता है। इसी तरह पुलिस अधिकारी हमेशा ही जवान रहता है। ऐसा ही वात्सल्य मैंने महसूस किया जब मेरी थाती पर रीयूनियन का आयोजन हुआ और प्रारंभ में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों ने मेरे परेड मैदान में आकर अपने पसीने की खुशबू को पुनः पहचाना। बुनियादी प्रशिक्षण के वो दिन सभी की यादों में जीवंत हो गए और मेरा रोम रोम कह उठा। इस पथ उद्देश्य नहीं है शांत भाव में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। स्वर्ग धरती पर उतरता है श्रम के द्वारा, पसीनों की बूंदों के संग प्रशिक्षण देता है जवान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।